16वीं सदी का समय था। पूर्वी भारत के विशाल मैदानों में एक राज्य फैला हुआ था जिसका नाम था चीकूगढ़। इस राज्य पर राजा चंद्रभान सेन का शासन था। राजा चंद्रभान सेन केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे शासक थे जिनकी तलवार जितनी तेज थी उतना ही कोमल उनका हृदय भी था। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से जीवन बिताती थी। राजा की न्यायप्रियता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। राजा के दरबार में अनेक मंत्री और सलाहकार थे जो राज्य के चलाने में उनकी सहायता करते थे। इन्हीं में से एक थे मंत्री बेचन। मंत्री बेचन राजा के सबसे विश्वासपात्र और करीबी सलाहकार थे। राजा जब भी नगर से बाहर जाते तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी मंत्री बेचन के कंधों पर छोड़ जाते। राजा उन्हें अपना दाहिना हाथ मानते थे और उन पर पूरा विश्वास करते थे। मंत्री बेचन भी राजा के इस विश्वास का पूरा सम्मान करते और किसी भी स्थिति में राजा की आज्ञा का पालन करते। दोनों के बीच का यह रिश्ता गहरा और मजबूत था। राज्य की प्रजा और महल में रहने वाले सभी लोग इस बंधन को देखकर प्रसन्न रहते थे। लेकिन हर उजाले में एक अंधकार छिपा होता है। पूरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस प्रेम और विश्वास को देखकर जलता रहता था। उसका नाम था हीरामन। हीरामन राजमहल में संतरी के पद पर तैनात था। उसके मन में एक ही इच्छा जलती रहती थी कि किसी भी तरह मंत्री बेचन को रास्ते से हटाकर खुद मंत्री का पद हथिया लेना। उसकी लालसा यहीं तक सीमित नहीं थी। मंत्री बनने के बाद वो राजगादी पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वो सोचता था कि पहले मंत्री बेचन को ठिकाने लगाऊंगा, फिर राजा को भी रास्ते से हटाकर इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। लेकिन मंत्री बेचन को रास्ते से हटाना आसान नहीं था। वे केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि बुद्धि और नीति में भी माहिर थे। संतरी हीरामन इस बात को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता और सही मौके की तलाश में रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब तरह का फरियादी आया। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बिल्कुल भिखारी की तरह दिख रहा था। राजा के सामने आते ही वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज की जय हो। महाराज हमारे साथ न्याय करें। हमें इस तरह लूटा गया है कि हमारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा है। राजा ने उससे पूछा, पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे साथ ये बुरा व्यवहार किसने किया है? वो व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपके नगर का एक सम्मानित व्यापारी हूं। मेरा नाम लपेटू सेठ है। मेरा व्यापार बहुत बड़ा है। महाराज, मैं आपके महल में कपड़ों की पूर्ति करता हूं। महल में इस्तेमाल होने वाले सभी कपड़े मेरे माध्यम से ही आते हैं। महाराज, मेरे साथ इतनी बड़ी ठगी हुई है कि आप खुद देख सकते हैं। एक कपड़े का व्यापारी आज नंगे बदन फटे कपड़ों में आपके सामने खड़ा है। राजा चंद्रभान सेन ने चौंक कर पूछा, अरे तुम लपेटू सेठ हो? मैंने तुम्हारा नाम कई बार सुना है। तुम्हारे साथ ये ठगी किसने की है? तुरंत बताओ। मैं उस दुष्ट को ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि पूरे नगर में शोर मच जाएगा। ऐसी सजा दूंगा कि इस राज्य में रहने वाले सभी ठग और धोखेबाज डर के मारे यहां से भाग जाएंगे। तुरंत उस ठग का नाम बताओ। सेठ लपेटू ने कहा, महाराज, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। महाराज, मैं नहीं जानता कि वो ठग कौन है। अगर मुझे पता होता तो मैं सेनापति से शिकायत करके उसे पकड़वा लेता। लेकिन महाराज, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे। राजा ने भरोसा देते हुए कहा, सेठ जी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी हर संभव मदद हो। मैं तुरंत अपने मंत्री और संतरी को उस ठग की खोज में भेज दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसकी तलाश में निकल पड़ूंगा। लेकिन सेठ जी, पहले ये बताओ कि उस ठग ने तुम्हें कैसे धोखा दिया?
सेठ लपेटू ने अपनी कहानी शुरू की। महाराज, उस ठग ने मुझे लालच का जाल बिछाकर फंसाया। दरअसल हुआ ये कि मैं नगर में ही एक व्यापारी से पैसे लेकर वापस लौट रहा था। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज थी। मैं एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद दो लोग वहां आकर बैठ गए और वे भी आराम करने लगे। मुझे लगा कि ये राहगीर है। मैंने उनसे पूछा, भाई, इतनी तेज धूप में तुम लोग कहां जा रहे हो? वे दोनों बोले, हम राजा के दरबार जा रहे हैं। दरअसल हमें कोहिनूर हीरा मिला है। हम उसे राजा को सौंपने जा रहे हैं। उस हीरे के बदले में राजा अपना आधा राजपाट देने वाले हैं। इसलिए हम धूप में ही चल पड़े। आधा राज्य लेने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने मन ही मन सोचा कि क्यों न इन लोगों को मूर्ख बनाकर ये हीरा इनसे ले लूं। मैंने उन्हें आपके खिलाफ भड़काया कि गलती से राजा के महल मत जाना। राजा अपनी किसी प्रजा से नहीं मिलते। मैं राज दरबार में ही काम करता हूं, इसलिए मुझे पता है। तब वे दोनों बोले, कोई बात नहीं, हम इस हीरे को बेचने के लिए राजा के हाथों फांसी पर भी चढ़ सकते हैं। हम दोनों तो जाएंगे ही राजा के पास। फिर मैंने चालाकी से कहा, अरे तुम दोनों को तो बस पैसे से काम है। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, बदले में मुझे वो हीरा दे दो। वे दोनों पहले तो मना करने का नाटक किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं उनके हाथ से निकल जाऊंगा तो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने नकली हीरा देकर मेरे सारे पैसे ले लिए और चले गए। महाराज, वे दोनों पूरी योजना बनाकर लालची लोगों को ठगते हैं। राजा ने सेठ लपेटू की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, सेठ जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है। तुमने भी ये जरूर सुनी होगी। सब कुछ जानते हुए भी तुम इस तरह ठगे गए। कितने मूर्ख इंसान हो तुम। खैर, जो भी हो, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे और उन दोनों ठगों को बहुत जल्द पकड़कर फांसी पर चढ़ा देंगे। फिलहाल तुम अपने घर जाओ। सेठ लपेटू राजा की आज्ञा लेकर वापस अपने घर चला गया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री और संतरी को बुलाया। मंत्री बेचन और संतरी हीरामन जल्दी से राजा के कमरे में पहुंच गए। राजा ने पूछा, तुम दोनों को कुछ पता है? हमारे नगर में एक घटना घटी है। मंत्री बेचन ने कहा, महाराज, मुझे तो कुछ पता नहीं है। कैसी घटना हुई है? राजा गुस्से में बोले, तुम लोगों का ध्यान कहां चला गया है? हमारे राज्य में क्या हो रहा है इसकी खबर तो तुम लोगों को होनी चाहिए। उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो। संतरी हीरामन ने झट से कहा, क्षमा करें महाराज, ये काम मेरा नहीं है। ये काम मंत्री बेचन जी का है। मैं तो संतरी हूं। ये जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप मुझ पर दोष न लगाएं। मंत्री बेचन ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा से नगर के जंगल में गया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ जानकारी नहीं है। आप अपना गुस्सा शांत करके हमें बताइए कि हमारे नगर में क्या घटना घटी है। राजा ने समझाया, मंत्री जी, आज सुबह हमारे दरबार में कपड़े के सबसे बड़े व्यापारी आए थे। उनका नाम सेठ लपेटू है। उन्हें दो ठगों ने लूट लिया है और वे ठग हमारे नगर में खुलेआम घूम रहे हैं। तुम लोग उन ठगों का किसी भी तरह पता लगाओ और जल्द से जल्द हमारे सामने पेश करो। मंत्री ने आश्चर्य से कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि वे ठग हमारे नगर में खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। हमारे नगर में तो चोर की परछाई भी नहीं है। जब से हमने नियम बनाया था कि चोरी या ठगी करने वालों को बिना सोचे समझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा बोले, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं। आखिर ये ठग कौन है जो बिना डर के खुलेआम हमारे नगर में घूम रहे हैं? संतरी हीरामन का चेहरा देखने लायक था। दरअसल इस सारी साजिश के पीछे संतरी हीरामन का ही हाथ था। उसी ने नगर में अपने 2 चमचे पाल रखे थे। वो उन चमचों से नगर में जगह जगह ठगी और चोरी करवाता था। राजा और मंत्री की बात सुनकर वो समझ गया कि अब मुझे बहुत सावधान हो जाना चाहिए। संतरी ने कहा, महाराज, आप चिंता मत करें, मैं तुरंत उन ठगों का पता लगाने जाता हूं।
आप बस कुछ समय प्रतीक्षा करें। राजा ने खुशी से कहा, संतरी जी, आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप अपना फर्ज निभाने के लिए इतने उतावले हैं, लेकिन ये काम आपका नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करें। ये काम मंत्री जी संभालेंगे। उन्होंने पहले भी अपराधियों को बहुत आसानी से समाप्त किया है, इसलिए अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। मंत्री ने कहा, महाराज, आपका बहुत आभार है कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। महाराज, अब मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने काम में लग जाऊं। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी, आप बिना देरी किए तुरंत उन चोरों तक पहुंचने का हर संभव उपाय करें। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। संतरी हीरामन अब मुसीबत में फंस गया था। वो समझ गया कि अगर गलती से भी वे ठग पकड़े जाते हैं तो उनके साथ मुझे भी सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। समय रहते मुझे उनसे मिलना होगा और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा। वो महल से निकलकर अपने चमचों से मिलने चल पड़ा। वो तेजी से उनके घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही समय में संतरी अपने दोनों चमचों के सामने था। उसके दोनों चमचों के नाम बहादुर और शमशेर थे। वे दोनों शातिर चोर थे, लेकिन राजा के नए नियम के कारण उन्होंने चोरी का धंधा छोड़कर ठगी का काम शुरू कर दिया था। संतरी ही उन दोनों का असली मालिक था। संतरी हीरामन ने पूछा, कैसे हो मेरे दोनों शेर? शमशेर ने कहा, बस आपकी दया है संतरी जी। आप अपना हाथ इसी तरह हमारे सिर पर बनाए रखें। संतरी हीरामन गंभीर होकर बोला, मैंने सुना है कि तुमने सेठ लपेटू को ठग लिया है और उसे भिखारी बना दिया है। तुम लोगों ने ये कैसे किया? बहादुर ने गर्व से कहा, मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमने सेठ लपेटू को उसी के जाल में फंसाकर बुरी तरह लूट लिया है। सेठ लपेटू लालच के कारण आज भीख मांगकर खा रहा है। संतरी हीरामन क्रोधित होकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि सेठ लपेटू राजमहल में कपड़ों की पूर्ति करता है। उसकी पहुंच राजा तक है। तुमने ठगी से पहले उसके बारे में पता नहीं लगाया। शमशेर ने हंसते हुए कहा, हमने लपेटू के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता लगाया था। यह भी पता था कि वह राजा तक जा सकता है, तभी तो उसे जानबूझकर लूटा है कि राजा भी हमसे डरे। नगर के आम लोग तो डरते ही हैं हमसे, लेकिन एक राजा अगर डर जाए तो बात अलग होगी। और हमारे लिए तो राजा आप है। हम किसी और को राजा नहीं मानते। जब तक आप राजा नहीं बनते इस नगर में खुलेआम चोरी होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा नाम बहादुर और शमशेर है। बहादुर और शमशेर 2 मिनट में किसी को भी ठग लेंगे। संतरी हीरामन गुस्से से चिल्लाया, तुम दोनों पहले दर्जे के मूर्ख हो। क्या जरूरत थी उसे लूटने की? तुम लोगों ने लपेटू को ठगकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। वो तुम्हारी शिकायत लेकर राजा के दरबार में गया था। राजा ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और मंत्री बेचन को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द तुम्हें पकड़ लाए। राजा तुम्हें सूली पर चढ़ाएगा। ठग बहादुर ने बेपरवाही से कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंत्री को अपना काम करने दीजिए। वो 7 जन्म में भी हम दोनों को नहीं पकड़ सकता। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हीरामन ने चेतावनी दी, तुम दोनों कुछ नहीं जानते। मंत्री बेचन इतना शातिर इंसान है कि वो उड़ती हुई चिड़िया को तुरंत पकड़ सकता है। तुम दोनों उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हारी सोच से बहुत आगे है। बेकार में वो मंत्री नहीं बना है। उसके अंदर साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ भरा पड़ा है। बहादुर ने ताना मारते हुए कहा, संतरी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक मंत्री से डर रहे हैं। जाइए, आपके बस का नहीं है। आप राजा नहीं बन सकते। आप अपने घर जाइए। हम अगर पकड़े भी जाते हैं तो आपका नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ये हम दोनों का वादा है। संतरी हीरामन ने गुस्से से कहा, तुम दोनों पहले दर्जे के मूर्ख हो। तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। मूर्खों, मैंने कब कहा कि मैं तुम दोनों से नाराज हूं? लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि किसे ठगना है और किसे नहीं। सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जाता। इंसान को परखना सीखो। शमशेर ने पूछा,
संतरी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अपनी बात साफ साफ बताइए। संतरी ने समझाया, तुम दोनों गधे हो। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं कि तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो, और पकड़े जाने पर तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा। राजा सीधे सूली पर चढ़ा देगा। 2 मिनट में तुम दोनों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहादुर और शमशेर को संतरी की बात समझ में आ गई। बहादुर ने घबराकर पूछा, तो संतरी जी, आप बताइए कि हम इस संकट से कैसे बचेंगे? संतरी ने तुरंत कहा, तुम दोनों अभी इसी वक्त अपना सामान बांधकर जंगल में चले जाओ। वहां एक गुफा है, तुम दोनों उसी में कुछ दिन रहो। मैं तुम दोनों के भोजन का प्रबंध कर दूंगा। फिलहाल तुम दोनों जल्दी से भाग जाओ, वरना राजा के सैनिक और मंत्री थोड़ी ही देर में नगर के कोने कोने में पहुंच जाएंगे। संतरी की बात मानकर बहादुर और शमशेर तुरंत जंगल की ओर भाग खड़े हुए। इधर मंत्री बेचन ने अपनी पूरी सेना को तैयार कर लिया। इसके बाद सेनापति से बोले, सेनापति जी, आप पूरी तरह सतर्क हो जाएं। आज से इस नगर में किसी भी नागरिक के साथ कोई ठगी नहीं होनी चाहिए। हमारे सैनिक अब से हर चौराहे पर तैनात रहेंगे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़कर हमारे सामने पेश करेंगे। सेनापति ने कहा, जी मंत्री जी, बिल्कुल, जैसा आप आज्ञा देंगे वैसा ही होगा। सैनिकों, आप सभी लोग पूरी तरह से चौकन्ना होकर नगर में निगरानी करेंगे। सेनापति सैनिकों के साथ नगर की ओर निकल गया। उधर शमशेर और बहादुर तेजी से जंगल में जा चुके थे। उनके सिर से खतरा टल चुका था। वे दोनों चलते चलते गुफा के पास पहुंच गए। बहादुर ने कहा, भाई शमशेर, हम गुफा के पास तो आ गए, लेकिन गुफा का मुंह तो बंद है। हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शमशेर बोला, बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी इसका दरवाजा नहीं दिख रहा, लेकिन इसका दरवाजा तो जरूर होगा। मैंने सुना है कि यह गुफा अंदर से बहुत बड़ी है। बहादुर ने कहा, भाई सुना तो मैंने भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यह है कि हम इस गुफा के अंदर जाएंगे कैसे? बहादुर और शमशेर उस गुफा के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन गुफा का दरवाजा उन्हें नहीं मिला। वे कई घंटों तक पूरी गुफा के चारों ओर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में दोनों हार मानकर गुफा के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बहादुर ने निराश होकर कहा, भाई शमशेर, अब तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमें अब भूख से तड़पना पड़ेगा। गुफा का दरवाजा तो मिलने से रहा। शमशेर ने आशा से कहा, अरे बहादुर, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। संतरी हीरामन हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि संतरी हीरामन को इस गुफा के दरवाजे के बारे में पता होगा। जब वो आएंगे तो हम गुफा के अंदर चले जाएंगे। तुम बेकार की चिंता मत करो। उधर सेठ लपेटू फिर से राजा के दरबार में आ गया। लपेटू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज ध्यान दीजिए, मेरे घर में एक दाने का अनाज नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वे भूखे ही मर जाएंगे। राजा ने कहा, क्षमा चाहता हूं सेठ जी, अब तक हमने ठगों का कोई पता नहीं लगाया, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, वे ठग जरूर पकड़े जाएंगे। क्या अब तक तुम्हें राशन नहीं मिला? हमने तो उसी समय आदेश दिया था कि सेठ लपेटू के घर में जरूरत की सारी चीजें तुरंत पहुंचा दी जाएं। सेठ ने कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैं बहुत संकट में हूं, इसलिए आपके सामने हाथ फैला रहा हूं। महाराज, जब मुझे अनाज मिल गया होता तो मैं आपसे दोबारा क्यों मांगने आता? महाराज, मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं पहुंचा है। राजा चंद्रभान सिंह ने समझाते हुए कहा, सेठ जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा कि आप मुझसे दोबारा मदद मांगने आए हैं। दरअसल मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी आज्ञा के बाद भी आपको जरूरत की चीजें क्यों नहीं दी गई? राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत सेठ लपेटू के घर अनाज और कपड़े भिजवाएं और संतरी हीरामन को हमारे सामने पेश करें। मंत्री बेचन ने कहा, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
मैं खुद सेठ जी के घर अनाज लेकर जाता हूं और संतरी को सूचित करता हूं कि वो आपसे तुरंत मिले। मंत्री भंडार गृह के कर्मचारी के पास गए। मंत्री बेचन ने कर्मचारी से कहा, भंडार गृह से लपेटू सेठ के लिए जल्दी से अनाज निकालो, मुझे उनके घर लेकर जाना है। कर्मचारी ने कहा, मंत्री जी क्षमा चाहता हूं, लेकिन लपेटू सेठ के लिए तो कल ही अनाज चला गया, फिर दोबारा उन्हें अनाज क्यों चाहिए? मंत्री ने सख्ती से पूछा, कैसी बात करते हो? तुम्हारी अकल तो ठिकाने है। लपेटू सेठ के घर अगर अनाज पहुंच गया होता तो वो फिर से राजा की शरण में क्यों आते? कर्मचारी ने बताया, मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह ही हमारे संतरी हीरामन जी सेठ लपेटू के लिए अनाज लेकर गए थे। क्या वो अनाज उन्हें नहीं मिला? कर्मचारी की बात सुनकर मंत्री बेचन के दिमाग में बिजली कौंधी। वो मन में विचार करने लगे, ये संतरी हीरामन कल से गायब है। आखिर वो कहाँ गया है? जब से ठगी की घटना हुई है वो महल से गायब रहता है। कहीं इस ठगी के पीछे इस नीच बुद्धि संतरी का हाथ तो नहीं है। खैर, पहले मुझे अनाज लेकर सेठ के घर जाना चाहिए। मंत्री बेचन एक सैनिक के सिर पर अनाज की बोरी रखकर सेठ के घर की ओर चल पड़े। उधर संतरी हीरामन अपने सिर पर अनाज की बोरी और कुछ जरूरी चीजें लेकर जंगल में गुफा की ओर तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। वो कुछ ही समय में अपने दोनों चमचों के पास पहुंच गया। जब बहादुर और शमशेर ने संतरी को देखा तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए। संतरी ने गुस्से से पूछा, अरे तुम दोनों यहां इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गुफा में छिपकर रहना था। तुम लोग बेशर्मों की तरह इस पेड़ के नीचे खुले में बैठे हो। बहादुर ने नाराज होकर कहा, अरे संतरी जी, आप भी अजीब आदमी हो। आप हमें कहाँ भेज दिए हैं? इस गुफा में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। ऊपर से आपके इंतजार में हम दोनों सुबह से बैठे हैं। आपका कुछ पता ही नहीं है। अब शाम के समय आ रहे हो। इतनी देर से आने के बाद भी आप हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं। आपकी अकल तो ठिकाने है। संतरी हीरामन ने कहा, मेरी अकल ठिकाने है। अकल तो तुम दोनों की ठिकाने नहीं है। मैं अपनी भलाई के लिए तो नहीं बोल रहा। मैं तो तुम दोनों की भलाई के लिए इस तरह डांट रहा हूं। शमशेर ने व्यंग्य से कहा, वाह भाई वाह, आप हमारी भलाई के लिए डांट रहे हैं। ऐसी भलाई कौन करता है? आपने सुबह से हम दोनों को बुरी तरह भूखा रखा है। हम भूखे प्यासे यहां बैठे हैं और आप हमारी भलाई कर रहे हैं। हीरामन ने समझाया, पूरी बात तो सुनो। बिना कुछ जाने तुम दोनों मुझ पर भड़क रहे हो। बहादुर ने कहा, बताओ भाई संतरी जी, आप भी अपनी कहानी बता दो। हीरामन ने गुस्से से कहा, मैं तुम दोनों पर इसलिए क्रोधित हूं कि तुम यहां खुले में पेड़ के नीचे बैठे हो। अगर गलती से कोई सैनिक इधर आ गया तो वो तुरंत तुम्हें पकड़ लेगा। उस मंत्री बेचन ने फरमान जारी किया है कि राज्य में कोई भी संदिग्ध दिखे उसे तुरंत पकड़कर उसके सामने पेश करना है। और तुम दोनों मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम दोनों के लिए मैं कितना जोखिम उठाकर महल के भंडार घर से अनाज लेकर आ रहा हूं। उसका हाल तुम क्या जानो? इस अनाज के लिए भी मुझे राजा से सवाल जवाब करना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने सही कहा है, भलाई का जमाना नहीं रहा। आप जिसकी भलाई करेंगे वही आपका बुरा करेगा। बहादुर और शमशेर समझ गए कि ये संतरी सच में अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाना चाहता है। बहादुर ने मजाक में कहा, अरे हमारे राजा साहब हीरामन, आप तो सच में गुस्सा हो गए। हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। सही कह रहा हूं ना शमशेर? शमशेर ने हंसते हुए कहा, हां भाई बहादुर, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे, लेकिन हमारे राजा साहब तो एकदम आग बबूला हो गए। हम दोनों को माफ कर दीजिएगा राजा साहब। संतरी हीरामन ने कहा, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। काम पड़े तो गधे को भी अपना बाप बना लेंगे और काम न रहे तो अपनों को भी गधा बना देंगे। खैर, मैं क्या बोल रहा हूं? तुम दोनों सुबह से भूखे हो। ये अनाज और खाने का सामान है। तुम दोनों जल्दी से कुछ बनाकर अपनी भूख शांत करो। बहादुर ने कहा, हीरामन भाई साहब, हम भोजन तो बना लेंगे, लेकिन उससे पहले एक गंभीर समस्या हो गई है।
आप उसका समाधान करें पहले। हीरामन ने पूछा, बताओ भाई, क्या समस्या है? मैं जरूर उसका समाधान करूंगा। बहादुर ने कहा, हम सुबह से कई बार इस गुफा का दरवाजा ढूंढ चुके हैं, लेकिन अब तक हमें इसका दरवाजा नहीं मिला। आपने ही हमें यहां भेजा था। आपको तो पता होगा इस गुफा का दरवाजा कहाँ है। संतरी हीरामन ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। तुम दोनों इसे गंभीर समस्या बता रहे हो। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गुफा के अंदर ले चलता हूं। बहादुर और शमशेर अनाज की बोरी और सामान उठाकर संतरी के साथ गुफा के मुहाने पर गए। गुफा के मुहाने पर पहुंचने के बाद संतरी ने 3 बार ताली बजाई। उसके ताली बजाते ही बंद गुफा में एक दरवाजा खुला। वे तीनों गुफा के अंदर चले गए। बहादुर ने हैरानी से पूछा, अरे हीरामन भाई, ये गुफा तो किसी रहस्य से जुड़ी लगती है। आपको कैसे पता चला कि ये गुफा 3 बार ताली बजाने से खुलती है और हमारे अंदर आते ही ये खुद से बंद हो गई? संतरी हीरामन ने कहा, यह बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। तुम दोनों अपने काम से काम रखो। कहा क्या है, कैसे है, इससे तुम लोग मतलब मत रखो। शमशेर और बहादुर गुफा के अंदर का नजारा देखकर बहुत खुश थे। गुफा के अंदर हर सुविधा थी। एक तरह से वह किसी होटल से कम नहीं था। लेकिन उनके मन में गुफा के रहस्य को जानने की इच्छा जाग चुकी थी। उधर मंत्री बेचन सेठ लपेटू को अनाज देकर राजा के सामने गए। मंत्री बेचन ने कहा, महाराज, आपसे कुछ जरूरी बात बतानी है। राजा ने पूछा, बताइए मंत्री जी, क्या बात है? कुछ पता चला ठगों का? बेचन ने कहा, महाराज, उसका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे उसी विषय में आपसे कुछ बताना है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप बेझिझक अपने मन की बात मुझसे बता सकते हैं। मंत्री बेचन ने गंभीरता से कहा, महाराज, जब से हमारे नगर में लपेटू सेठ ठगे गए हैं, तब से मैं देख रहा हूं कि हमारे संतरी हीरामन जी महल से कटेकटे रहते हैं। उनका कुछ आतापता ही नहीं है। और उन्होंने आज सुबह राजमहल के भंडार गृह से सेठ लपेटू के लिए अनाज भी लिया था, लेकिन वो अनाज लेकर कहां गए ये किसी को नहीं पता। महाराज, मुझे लगता है कि इन ठगों के पीछे संतरी हीरामन का हाथ है। राजा चंद्रभान सिंह ने कहा, मंत्री जी, आप शायद भूल रहे हैं, जब मैं सुबह आपको आदेश दे रहा था, उसी समय मैंने आपसे कहा था कि आप तुरंत संतरी हीरामन को हमारे सामने पेश होने की सूचना दें। लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं सके। दरअसल मैंने संतरी को आज्ञा दी थी कि वो तुरंत सेठ लपेटू के घर राशन लेकर जाए। लेकिन सेठ लपेटू जब खुद राशन लेने आए तो मुझे उसी समय लगा कि संतरी कुछ चालबाजी कर रहा है। मंत्री बेचन ने कहा, महाराज, हमें इस बात को अपने तक ही गुप्त रखना है। अगर संतरी ठगों से मिला है तो उसका गुप्त तरीके से पता लगाना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वे अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। आप अपने तरीके से गुप्त रूप से संतरी पर नजर रखें। फिलहाल आप उसे ढूंढकर मेरे सामने पेश करें। मैं उससे पूछूंगा कि वो भंडार गृह से अनाज लेकर सेठ के घर क्यों नहीं दिया। उसके जवाब से ही पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या छिपा है। मंत्री ने कहा, जी महाराज, मैं तुरंत उसे पेश करता हूं। मंत्री बेचन महल में संतरी को ढूंढने निकल पड़े। इधर संतरी अपने कमरे में बैठकर राजा बनने का सपना देख रहा था। तभी कमरे में बेचन दाखिल हुए। मंत्री बेचन को देखकर संतरी हीरामन मन में सोचने लगा, ये मेरे कमरे में क्यों आया है? जरूर राजा ने मुझे अपने पास बुलवाया होगा। उस अनाज की पूछताछ में इन्हें शक तो हो ही गया होगा। मुझे बहुत चालाकी से काम लेना होगा। संतरी हीरामन ने मीठे स्वर में कहा, आइए आइए मंत्री महाराज, कहिए हमारे पास कैसे आना हुआ? मंत्री बेचन ने कहा, संतरी हीरामन, तुम्हें तुरंत राजा साहब ने बुलाया है। तुम मेरे साथ जल्दी चलो और उनके सामने पेश हो जाओ। संतरी हीरामन ने तुरंत कहा, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं खुद राजा साहब के यहां जा रहा था।
लेकिन आप अचानक से आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। संतरी और मंत्री दोनों राजा के सामने गए। राजा ने पूछा, संतरी हीरामन जी, हमने आपको कुछ आज्ञा दी थी। क्या वो आज्ञा आपको याद है? संतरी ने कहा, बिल्कुल महाराज, मुझे याद है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन भी किया। लेकिन महाराज, मैं आपसे माफी चाहता हूं। दरअसल जब मैं अनाज लेकर सेठ लपेटू के घर जा रहा था, तभी मुझे 2 भूखे बच्चे मिल गए जो 2 दिन से भूखे थे। मुझे उन्हें देखकर दया आ गई और वो अनाज उन्हें दे आया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं महाराज। मैं सुबह होते ही सेठ लपेटू के घर अनाज की बोरी पहुंचा दूंगा। राजा ने कहा, संतरी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाकर आपने सही नहीं किया। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे बोलने की अनुमति है। राजा ने कहा, बिल्कुल मंत्री जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने सवाल किया, महाराज, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि संतरी जी ने वो अनाज किसी भूखे परिवार को दिया है? इसका कुछ प्रमाण है? राजा ने कहा, मंत्री जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। संतरी जी को प्रमाण देना पड़ेगा कि उन्होंने अनाज जरूरतमंद को दिया है। संतरी ने जब राजा और मंत्री की बात सुनी तो उसके दिमाग में बिजली कौंधी। वो मन में सोचने लगा, मैं जानता था कि मंत्री की सोच बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए मैंने पहले से 2 आदमी तैयार कर रखे हैं। मैं इन मूर्खों से कभी नहीं पकड़ा जा सकता। संतरी ने कहा, बिल्कुल सही बात है महाराज। किसी भी व्यक्ति को अपनी सच्चाई बताने के लिए प्रमाण की ही जरूरत होती है। महाराज, मैं कल सुबह होते ही मंत्री महोदय को साथ लेकर उस गरीब परिवार से मिलवा दूंगा। मंत्री मन में सोचने लगा, ये चालाक है, इसने पहले ही सब तय कर रखा है। इसके दिमाग की चाल बहुत आगे जा चुकी है। खैर, आज नहीं तो कल ये अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है संतरी जी, आप सुबह मंत्री बेचन को अपने साथ लेकर जाएंगे और उस परिवार से मिलवाएंगे जिसे आपने अनाज दिया है। संतरी ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं सुबह होते ही पहला काम यही करूंगा। संतरी और मंत्री राजा की आज्ञा लेकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। धीरे धीरे रात गुजर गई। सुबह की शुरुआत हुई। मंत्री बेचन संतरी हीरामन के साथ प्रमाण की जांच करने चल पड़े। दोनों चलते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ समय चलने के बाद दोनों एक झोपड़पट्टी में पहुंच गए। संतरी ने 2 औरतों को बुलाया। संतरी ने पूछा, आप दोनों बताएं कि कल मैंने चावल की बोरी दी थी कि नहीं? औरतों ने कहा, जी संतरी जी, आपने चावल के साथ साथ हमें कुछ राशन का सामान भी दिया था। वो सामान आपने अपनी जेब से दिया था। सिर्फ चावल ही दरबार का था। मंत्री समझ गया कि ये संतरी सब कुछ पहले से तय करके आया है। इसका दिमाग बहुत चल रहा है। मंत्री समझ गया कि अब यहां से चलना चाहिए। वो वहां से चुपचाप महल वापस आ गया। शाम को मंत्री बेचन अपने नगर में गश्त करने अपनी तलवार लेकर चल पड़ा। वो पूरी रात घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 10 दिनों का वक्त बीत गया, लेकिन नगर में कोई घटना नहीं घटी। हर तरफ शांति और संतोष का माहौल था। लेकिन संतरी हीरामन के मन में तूफान मचा हुआ था। वो सोचता रहता कि किसी भी तरह राजा से पहले मंत्री को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मूर्ख है। ये मेरे हर काम में टांग अड़ा रहा है। जब तक ये जीवित रहेगा, मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। उधर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हम अपने नगर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप तुरंत जाने का प्रबंध करें। सेनापति को आदेश दे कि वो हमारी सुरक्षा में चले। मंत्री ने कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। मैं सेनापति को तैयार करके लाता हूं। थोड़ी देर बाद राजा और मंत्री उनकी सुरक्षा में सेनापति तीनों एक साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़े। वे चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारे नगर से ठग गायब हो गए। ये चमत्कार ही हो गया। आखिर उन ठगों में भी हमारे नाम का डर है। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, वे ठग डर से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें गायब किया गया है।
इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और उस रहस्य का खुलासा आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है। महाराज, वे ठग शातिर नहीं है, बल्कि कोई शातिर उन ठगों को अपने माध्यम से चला रहा है। महाराज, मैं प्रयास में लगा हूं कि मैं जल्द से जल्द उन ठगों को पकड़ लूं। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपकी बात भी सही है। ठगों का अचानक से गायब होना अपने आप में एक रहस्य है। खैर, कहा जाता है कि सच को आप दबा सकते हैं, लेकिन झुठला नहीं सकते। सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। राजा चंद्रभान सेन और मंत्री बेचन आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। नगर का सुंदर दृश्य राजा का मन मोह रहा था। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमारा राज्य कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा राज्य पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है। मंत्री ने कहा, जी महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे नगर की हरियाली पूरी धरती पर प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। आगे बढ़ने पर राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा उस कुटिया के नजदीक गए। वो कुटिया एक दिव्य संत की थी। महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। राजा और मंत्री ने महात्मा को झुककर प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, राजन, आपका स्वागत है। आखिर आप हमारे यहां आ ही गए। राजा ने कहा, महाराज, हम रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक से आपकी कुटिया नजर आई। हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आपके दर्शन को चले आए। महात्मा ने कहा, राजन, आप स्वयं नहीं आए हैं। आपको समय यहां लेकर आया है। आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आप एक नेक दिल राजा है, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर। राजा ने कहा, महात्मा, आज्ञा करें। इस सेवक के लिए क्या कार्य है? महात्मा ने गंभीरता से कहा, राजन, आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है, जिसमें आपका मंत्री शामिल है। भला हो इस मंत्री का जो हर समय आपकी परछाई की तरह आपके साथ रहता है। लेकिन राजन, अब विपरीत समय आने वाला है। ऐसी घड़ी में आपका मंत्री भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। राजा ने कहा, महात्मन, जब मेरा समय आ जाएगा तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक मुर्दे में भी जान डाल देंगे। महात्मा ने कहा, राजन, आप घबराएं नहीं। आपकी जान को सिर्फ खतरा है, लेकिन आपको कुछ नहीं हो सकता। राजाओं के जीवन में तो सुख दुख आते ही रहते हैं। महात्मा ने राजा को एक तलवार दी। महात्मा ने कहा, राजन, जब भी आप अपने महल से बाहर निकले, ये तलवार अपने साथ रखें। ये एक दिव्य तलवार है। इस तलवार को चलाने की जरूरत नहीं है। ये तलवार आपके शत्रु को अपने आप मार देगी। बस आप इसे अपने साथ रखिएगा। राजन, आप इस तलवार के रहस्य को हमेशा गुप्त रखिएगा। राजा ने कृतज्ञता से कहा, महात्मन, आपका बहुत उपकार। आप हमारे महल चले गुरुदेव और आज हमारे गुरु बन जाएं। हमारे महल में राजगुरु का स्थान खाली पड़ा है। महात्मा ने कहा, राजन, मैं एक सन्यासी हूं। मेरे लिए मेरी कुटिया ही सब कुछ है। अगर मैं महल चला जाऊं तो मेरी 20 सालों की तपस्या 20 सेकंड में नष्ट हो जाएगी। आपका हृदय देखकर मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान जाग चुका है। राजन, आप अब यहां से चले जाएं। हमारी और आपकी मुलाकात विधाता के अनुसार इतनी ही थी। राजा महात्मा की आज्ञा लेकर वापस अपने महल को लौट आए। उधर गुफा के अंदर संतरी हीरामन अपने दोनों चमचों के पास गया था। हीरामन ने एक योजना बनाई थी। वो अपने चमचों को अपनी योजना के बारे में बता रहा था। हीरामन ने समझाया, देखो बहादुर, तुम्हें सावधानी से एक साधु का भेष तैयार करना है और राजा के महल में जाना है। इसके बाद तुम्हें ऐसे करना है। उसने उन्हें पूरी योजना विस्तार से समझा दी। संतरी हीरामन वहां से महल चला आया। अगले दिन ठग बहादुर ने अपना भेष बदलकर एक संत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वो महल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो राजमहल पहुंच गया। राजमहल के द्वार पर द्वारपाल ने भेष बदले ठग को रोका। द्वारपाल ने पूछा, महात्मा जी, आप कहां अंदर जा रहे हैं? आपको किससे काम है
जो निडर होकर अंदर जा रहे हैं? ठग ने क्रोध से कहा, मूर्ख, तू मुझे नहीं पहचानता। मैं तपस्वी सन्यासी हूं। मेरे एक वचन से तू यही जलकर राख हो जाएगा। ठग की बात सुनकर द्वारपाल थरथर कांपने लगा। वो ठग के मार्ग से हट गया। ठग निडर होकर राजा के दरबार में चला गया। उस समय राजा चंद्रभान सेन अपने दरबारियों के साथ गद्दी पर विराजमान थे। राजा ने जब एक संत को देखा तो वो अपनी गद्दी से खड़े हो गए। राजा ने बहुत आदर से कहा, आइए महात्मन, आपका स्वागत है हमारे महल में। ठग ने रूखेपन से कहा, हां ठीक है, तुम अपनी गद्दी पर बैठे रहो, इस तरह खड़े होने की जरूरत नहीं है। राजा ने भेष बदले ठग की बात सुनकर भी बुरा नहीं माना। वो अपने मन में सोचने लगे, ये तो दुर्वासा ऋषि के अवतार लगते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, इस पापी राजा के लिए आपकी क्या आज्ञा है? ठग ने कहा, राजन, तुम सच में पापी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोले। भेष बदले ठग की बात सुनकर मंत्री को बहुत क्रोध आया। वो अपने मन में ही सन्यासी को भला बुरा बोलने लगा। उधर संतरी हीरामन मन ही मन बहुत खुश था। आज उसकी बरसों की मनोकामना कुछ ही देर में पूरी होने वाली थी। राजा ने कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी भी तरह का पाप कर्म नहीं किया है। ठग ने कहा, राजन, कोई चोर कभी नहीं कहता कि वो चोर है, उसी तरह तुम भी नहीं बता सकते। राजा ने पूछा, महाराज, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सा पाप किया है और उसका प्रायश्चित क्या है? ठग बने संत ने कहा, राजन, तुम पर एक कुंवारी कन्या की हत्या का दोष लगने वाला था। संयोग अच्छा था कि मैं समय से पहले वहां पहुंच गया और उस कन्या को बचा लिया। राजा ने हैरानी से कहा, महाराज, कौन सी कन्या? मैं किसी भी कन्या को नहीं जानता। महात्मा बने ठग ने कहा, राजन, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस हत्या से बचना चाहते हो तो तुम तुरंत मेरे साथ जंगल वाली गुफा में चलो। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा नियम अनुसार विवाह करा दूंगा। तुम पर कोई पाप नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं क्रोधित होकर तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। महात्मा बने ठग की बात सुनकर राजा बहुत भयभीत हो गए। राजा ने घबराकर कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं अभी आपके साथ चलता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। अपने सैनिकों को तैयार करना पड़ेगा, बैंड बाजा भी ले जाना पड़ेगा। ठग ने सख्ती से कहा, देखो राजन, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं। तुम शादी करने के बाद फिर से उस लड़की से अपने तरीके से विवाह कर लेना, लेकिन अभी तुम मेरे साथ अकेले ही चलो। राजा उस ठग बने महात्मा के साथ गुफा की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में राजा भेषधारी संत के साथ गुफा के अंदर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद अंदर का नजारा देखकर राजा का दिमाग सन्न रह गया। वहां पर नंगी तलवार ले ठग शमशेर खड़ा था। राजा ने पूछा, महात्मन, ये आदमी तलवार ले क्यों खड़ा है? भेषधारी ठग ने हंसते हुए कहा, ये साक्षात तुम्हारी मौत है राजन। तुम अपने संतरी के जाल में फंस चुके हो। हम कोई संत महात्मा नहीं है, बल्कि हम दोनों शातिर ठग हैं। एक स्त्री का लालच देकर तुम्हें यहां मारने के लिए लाए हैं। अब तुम भूत बनकर घूमना। उधर तुम्हारा संतरी राजा की गद्दी पर बैठ जाएगा। ठगों की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, तुम दोनों और तुम्हारा संतरी सबके सब मूर्ख हो। मैं राजा हूं, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम दोनों अब मारे जाओगे, साथ में संतरी भी मारा जाएगा। राजा की बात सुनकर शमशेर को क्रोध आया। उसने अपनी तलवार राजा के सिर पर चलाई, लेकिन ये क्या हुआ? शमशेर और बहादुर दोनों वहीं पर ढेर हो गए। राजा की दिव्य तलवार ने उन दोनों को समाप्त कर दिया। उधर संतरी बहुत खुश था। उसके मन में राजा बनने की खुशी इस कदर उछल रही थी कि उसे सब्र ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से महल में राजा चंद्रभान सेन का आगमन हुआ। जब संतरी हीरामन ने राजा को जीवित देखा तो वो बहुत हैरान हुआ।
वो समझ गया कि राजा अब उसे मार डालेगा। उससे पहले वो राजा को खत्म कर दे, वो अपनी तलवार निकालकर राजा की ओर झपटा। लेकिन ये क्या? राजा की दिव्य तलवार ने संतरी हीरामन को भी ढेर कर दिया। मंत्री बेचैन वही खड़े थे। वो तुरंत समझ गए कि हीरामन और उसके ठग चमचे राजा की तलवार से मारे जा चुके हैं। राजा ने पूरे दरबार में सारी घटना बताई। राजा के महल से एक गद्दार खत्म हो चुका था। पूरे राज्य में फिर से खुशी का माहौल था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात का अंत हमेशा दुखद होता है। लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को अंधा बना देती है और वो अपने ही पतन का कारण बन जाता है। सच्चाई और धर्म की जीत होती ही है, भले ही देर से हो। बात उन दिनों की है जब सन 52 का समय चल रहा था। पूर्वांचल के इलाके में एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था जिसका नाम जौनपुर था। वो गांव प्रकृति की गोद में बसा था और वहां का वातावरण इतना शांत था कि मन को सुख मिल जाता था। उस गांव के रहने वाले बहुत मेहनती और परिश्रमी स्वभाव के थे। उनकी मेहनत का ही फल था कि जौनपुर में एक भी परिवार गरीबी की मार नहीं झेल रहा था। उसी गांव में बासु नाम का एक जवान रहता था। बासु काम से किसान था और उसके पास 2 बीघा जमीन थी। वो उसी जमीन में खेती करके अपना जीवन बिताता था। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने बासु को अकेला छोड़ दिया था। घर में अब कोई नहीं था और बासु का घर अक्सर खाली पड़ा रहता था। हाँ, महीने में कभी कभार 1-2 बार एक आदमी आता और उसके घर में ठहर जाता। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बासु का मामा था। बासु का मामा एक चालाक और शातिर ठग था। वो अपने गांव नहीं जाता था बल्कि अपने भांजे के घर को ही अपना ठिकाना बना चुका था। एक दिन की बात है, बासु अपने खेत में गेहूं के बीज बो रहा था। पूरे दिन बीज बोने के बाद शाम को जब वो घर लौटा तो देखा कि उसके मामा पहले से ही घर पर मौजूद थे। मामा ठगी का काम करके वापस आए थे। जब बासु ने घर के अंदर जाकर अपने मामा को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। बासु ने कहा, मामा जी आप आ गए। मैं तो कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आपका कोई पता नहीं मिल रहा था। क्या आप कहीं दूर चले गए थे? मामा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, दरअसल मैं शहर की तरफ चला गया था, इसलिए मुझे वापस आने में थोड़ा समय लग गया। खैर तुम बताओ बासु की खेत में बीज की बुवाई हो गई है या अभी चल रही है? बासु ने कहा, मामा जी अब आपसे क्या छिपाऊं। बात यह है कि बीज की बुवाई तो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा खेत बच गया है और मेरे पास अब बीज भी नहीं बचा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बचे हुए खेत में बीज की बुवाई कैसे करूं। मामा बोले, अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे पूरे खेत में बीज बोए वैसे ही बचे हुए खेत में बो दो। ये तो बहुत आसान काम है। बासु ने कहा, मामा बात खेत में काम करने की नहीं है, बात तो बीज की है। मैं शहर से जितना भी बीज लाया था वो सब खेत में लग चुका है और अब बीज खत्म हो गया है। मामा बोले, अरे बेटा, बस इतनी सी बात है। अगर शहर जाने में परेशानी है तो मैं कल सुबह चला जाऊंगा और शाम तक बीज लेकर आ जाऊंगा। बासु ने कहा, अरे मामा, शहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है और बीज के लिए शहर जाने की जरूरत भी नहीं है। हमें बस थोड़ा सा बीज चाहिए। अगर बीज ज्यादा मात्रा में लेना होता तो शहर जाना सही रहता, लेकिन थोड़ा सा बीज तो हमारे गांव में ही मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास समस्या यह है कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जिससे मैं बीज खरीद सकूं। मामा बोले, अच्छा तो बात यह है। अरे तुम इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे थे? सीधे सीधे बोल देते कि तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल कर दे देता। अरे मैं तुम्हारा मामा हूं और एक मामा अकेले ही 2 मां के बराबर होता है। तुम बिना डरे मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बासु ने कहा, मामा जी आपकी बात तो सही है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं और जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि वो अपने घर के बड़े से पैसा नहीं लेता भी है तो बहुत मजबूरी में। मामा बोले,
अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब मत सोचा करो। अरे किसने कहा कि मैं बूढ़ा हूं? अरे अभी मैं भला चंगा हूं, और इतना भला चंगा हूं कि अगर मैं दौड़ लगा दूं तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बासु ने कहा, मामा आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, इसीलिए भले चंगे हैं। इंसान को अपनी सेहत से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मामा बोले, ये सब बेकार की बात बंद कर बेटा। ये बता कि कितने पैसे चाहिए जिससे बीज खरीद सको। बासु ने कहा, मामा ज्यादा नहीं चाहिए, बस 50 पैसे ही चाहिए। सिर्फ उतना पैसा ही कम पड़ रहा है। मामा बोले, अरे पगले, अब 50 पैसे थोड़ी दूंगा मैं। ये लो 5 रुपए और बाजार से कुछ खरीद कर खा लेना। मामा ने बासु को 5 रुपए दे दिए। बासु ने मामा से पैसे लिए और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो गांव के बीज भंडार पर जा पहुंचा। जब बीज भंडार वाले ने बासु को देखा तो बोला, अरे आओ आओ भाई बासु, आज बड़े दिन बाद आए हो। क्या हमसे नाराज हो? तुम हमारी दुकान से बीज नहीं खरीदते। बासु ने कहा, अरे बीज वाले भाई, आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे हम तो हमेशा आते हैं, आप ही कभी ध्यान नहीं देते। बीज वाले ने कहा, बोलो भाई बासु, क्या दे दूं? किस प्रकार का बीज चाहिए? बासु ने कहा, भाई सिर्फ 2 किलो गेहूं का बीज दे दो। वो क्या है कि पिछले साल का बीज मेरे पास था, उसी बीज से मैंने खेत बो दिया। बस 2 किलो बीज कम पड़ रहा है, तुम मुझे उतना ही दे दो। बीज वाले ने झटपट 2 किलो बीज बासु को थमा दिया। बासु ने वहां से पैसे देकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। वो खेत पर पहुंचकर अपने बचे हुए खेत में बीज की बुवाई करने लगा। कुछ ही समय में बासु ने अपने खेत में बीज बो दिया और वो अपने खेत से घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने पर मामा बोले, बेटा बासु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बासु ने कहा, जी मामा जी बोलिए, क्या जरूरी बात है? मामा बोले, बेटा बासु, बात यह है कि मैं अब समय के साथ थकता जा रहा हूं। मुझसे अब पहले जैसी ठगी नहीं हो पाती। इसके पीछे का कारण यह है कि मैं अब लंबी यात्रा तय नहीं कर सकता, इसलिए कम ठगी हो पाती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ठगी करने चलो और ठग विद्या में माहिर होकर तुम मेरी पदवी ले लो। बासु ने कहा, मामा आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे आपको पता है मैं कुछ भी कर लूंगा। अगर मजदूरी करनी पड़े तो मैं खुशी खुशी मजदूरी भी कर लूंगा, लेकिन ये ठगी का काम मुझसे नहीं होगा। मामा, ठगी करना गलत काम है और ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। मामा बोले, बेटा बात तो तुम्हारी सही है कि ठगी करना गलत काम होता है, लेकिन ये बात किसने कह दी? तुम मुझे ये बताओ। बासु ने कहा, मामा जी, अब भला ये बात कहने की जरूरत है क्या? अरे पूरी दुनिया को पता है कि ठगी करना एक गलत काम है। मामा बोले, इसीलिए तुम बीज बो रहे हो? अरे मूर्ख लड़के, ठगी करना गलत काम नहीं होता, बल्कि ठगी करना एक कला है। ये कला सबको नहीं आती। 1000 लोगों में कोई एक, वो भी बहुत मेल से ठग बनता है। तुम मेहनत से तो कमाते ही हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मुझसे ही पैसे लेने पड़ते हैं। बासु ने कहा, अरे मामा जी, मैंने आपसे पैसा कहाँ लिया है? वो तो मैंने आपसे उधार लिया है। वो पैसा जैसे ही मेरे पास आएगा, मैं आपको तुरंत वापस लौटा दूंगा। बाकी आप कहेंगे कि बेटा बासु आग में कूद जाओ, तो मैं हंसते हंसते कूद जाऊंगा। लेकिन ठगी करने को कहेंगे तो ये काम मुझसे कभी नहीं होगा। मामा बोले, बेटा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं ठगी करने का कहां बोल रहा हूं। अरे बेटा, ठगी उसे कहा जाता है जब कोई किसी को लूट कर भाग जाए। हम तो लोगों की मर्जी से उनका धन दौलत लेते हैं, बस उन्हें कुछ लालच देकर। बेटा अगर तुम मुझे अपना मामा मानते हो तो कल से मेरे साथ ठगी पर चलोगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मामा की बात सुनकर बासु बहुत ही हैरान हो गया। उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसके मामा उसे ठग रहे थे और उसे खबर भी नहीं हुई। बासु ने कहा, ठीक है मामा जी, अब आप दबाव बना रहे हैं तो आपकी बात भी माननी ही पड़ेगी।
अगले दिन बासु अपने मामा के साथ ठगी का गुण सीखने चल पड़ा। मामा उसे तरह तरह की ठगी सिखाने शुरू कर दिए। शुरुआत में बासु को अच्छा नहीं लगा, लेकिन समय के साथ बासु ठगी करने में माहिर हो गया। वो रोज ठगी करने जाता और शाम तक वापस आ जाता। जब बासु को ज्यादा धन मिलने लगा तो उसका मन अब ठगी में एकदम लग गया। वो अपने मामा से भी आगे निकल चुका था। एक दिन मामा बोले, बेटा बासु, हम दोनों रोज सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं और रात होने पर घर आते हैं। ऐसे में घर आने के बाद तुम्हें भोजन भी बनाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस घर में एक बहू आ जाए ताकि वो हम दोनों को अच्छा अच्छा भोजन पकाकर खिला सके। बेटा, इसमें तुम्हारी क्या राय है? बासु ने कहा, मामा, आपका कहना बिल्कुल सच है। दिन भर की थकान के बाद मुझे भोजन बनाने में बहुत परेशानी होती है। मामा बोले, बस बेटा, मुझे इतना ही सुनना था। मैं कल ही तुम्हारा विवाह करा दूंगा। मेरी जानकारी में एक लड़की है, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। अगले दिन मामा ने बासु का विवाह एक गरीब माली की बेटी से करा दिया। माली की बेटी बहू बनकर बासु के घर में आ गई। वो घर का सारा काम संभालने लगी। उधर एक दिन मामा बोले, बेटा बासु, मैं अब अपने गांव जा रहा हूं। मुझे आने में समय लगेगा। तुम अपना और बहू का ध्यान रखना। एक बात और सुन लो, बहू को कभी पता मत चलने देना कि तुम एक शातिर ठग हो। बासु ने कहा, अरे मामा, आप चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। मामा अपने घर चले गए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। बासु खेतों का काम निपटाकर फिर से अपनी ठगी में लग गया। वो देखने से बिल्कुल सीधा साधा था। गांव के लोग उसे बहुत सरल समझते थे। दरअसल गांव में वो बिल्कुल शांत रहता था। मगर वो एक शातिर ठग नहीं था, बल्कि ठगों का सरदार बन चुका था। उसकी पत्नी ये बात नहीं जानती थी कि मेरा पति एक महाठग है, लेकिन कभी कभी शक जरूर करती थी। वो अपनी पत्नी से कहता कि मैं शहर में बहुत से कामों को सिर्फ देखता हूं। एक सेठ ने मुझे ये काम दिया है। जब वो घर से बाहर काम के लिए निकलता तो महीनों बाद घर लौट कर आता, और जब आता तो बहुत सारी अजीब ओगरीब चीजें ले आता, जैसे औरतों के कपड़े, एक पैर की पायल, एक कान की बाली, पुराने झोले और न जाने कितनी पोटलियां। उसकी स्त्री बहुत ही समझदार थी। वो सोचती कि ये सब चीजें कोई भी आदमी काम के बदले मेरे पति को दे ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अपना काम कराएगा तो वो धन या रुपए पैसे देगा। ये या तो चोरी करता है या फिर ठगी करता है। कभी कभी वो पूछ ही लेती कि तुम आखिर काम कौन सा करते हो कि तुम्हें अजीबोगरीब चीजें ही मिल पाती हैं? तुम कहीं चोरी तो नहीं करते हो? तो वो पत्नी से कहता, भाग्यवान, तुमने ये क्या कह दिया? मैं और चोर? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक संत स्वभाव का आदमी हूं। भला चोरी का नाम भी नहीं ले सकता। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। तुमने मेरा दिल दुखा दिया। लगता है अब घर बार छोड़कर सन्यासी बनना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से धंधा करता हूं और तुम हो कि मुझे चोर समझती हो। अब की बार घर से बाहर गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी नजर में अगर चोर हूं तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। और भला तुम भी किसी चोर के साथ क्यों रहोगी? हो सकता है कल को तुम मुझे डाकू बोल दो। क्या भरोसा? इससे अच्छा मैं घर छोड़ ही देता हूं। अब पत्नी उसकी झूठी बड़ाई करती, अरे नहीं जी, मैं तो मजाक कर रही थी। भला आपके जैसा संत आदमी कभी चोर हो सकता है क्या? आप कितने भोले हैं। लोग आपसे काम करा लेते हैं, आप मेहनत से उनका काम करते हो। जब पैसे देने की बारी आती है तो अजीबोगरीब चीजें दे देते हैं और आप लेकर चले आते हो। इस प्रकार वो पति की झूठी तारीफ करती, मगर उसके मन में पक्का विश्वास था कि बासु चोर या ठग है। चांदपुर गांव से एक दिन बासु शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि मेला तो आज नहीं कल लगने वाला है। पहले मेले का नाम सुनते ही इलाके के लोग 2 दिन पहले ही मेले वाले स्थान पर पहुंचकर अपना डेरा जमा लेते थे। तो वहां भी बासु ने देखा कि गांव से बहुत सारी स्त्रियां पहले ही आ गई हैं
और पास की नदी में स्नान कर रही है। पहले के समय में स्त्रियों के पास सिर्फ 2 ही कपड़े होते थे। अमीर औरतें ही बहुत सारी साड़ियां रखती थी, वरना गरीब औरतें 2 साड़ियों से ही गुजारा कर लेती थी। और 2 इसलिए चाहिए थी कि एक स्नान करने के बाद गीली हो जाए तो दूसरी पहन सके और पहली को सुखा सके। तो बहुत सी औरतें स्नान करके कपड़े सुखा रही थी। बासु उन औरतों के पास गया और बोला, माताओं, आप लोग ये क्या कर रही हो? खुले में कपड़े सुखा रही हो। अरे कोई चोर बदमाश आएगा और कपड़ा लेकर भाग जाएगा। स्त्रियां बोली, भला चोर हमारे कपड़े क्यों चुराएगा? और हम खुद कपड़ों की रखवाली भी कर रही हैं, तो सामने से चोर भला कपड़ा कैसे चुरा लेगा? बासु ने कहा, बहनों, ये शहर है, यहां चोर आग का काजल भी चुरा लेते हैं। स्त्रियां बोली, अरे कुछ नहीं होगा, तुम झूठे हमारी चिंता करते हो। आखिर चोर किस तरह हमारे सामने से चोरी कर सकता है? बासु ने कहा, माताओं बहनों, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि चोर किस प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने से चोरी करके चला जाएगा और तुम सिर्फ हंसती रह जाओगी। एक औरत बोली, भैया गजब बात करते हो, लगता है किसी नाटक मंडली के जोकर हो। हमें हंसाने आए हो, या हो सकता है नया नया नौटंकी में काम मिला है और हमारे साथ नाटक कर रहे हो। अरे भैया जाओ, अपने साथी लोगों के साथ नाटक का खेल खेलो। हम साधारण औरतें हैं, हम तुम्हारी बातों पर सिर्फ हंसेंगी। अगर हमें हंसाने आए हो तो कोई बात नहीं। बासु ने कहा, यही समझ लो। अब चलो हम चोर के बारे में बताते हैं। चोर किस प्रकार इतनी सारी औरतों के बीच से चोरी करके आराम से चला जाएगा और तुम लोग सिर्फ हंसती रह जाओगी। चोर पहले एक स्त्री का कपड़ा समेट लेगा, उसके बाद बोला, तुम लोग ध्यान से देखो कि चोर किस प्रकार दूसरी औरत का कपड़ा समेटेगा, फिर तीसरी का समेटेगा। इस प्रकार वो 20 औरतों का कपड़ा समेट लिया। औरतें उसे जोकर समझकर खूब हंसती रही। बूढ़ी औरतें कह रही थी कि मस्खरा है, मस्खरी कर रहा है, सबको हंसा रहा है। जब बासु ने कपड़ा इकट्ठा कर लिया तो बोला कि वो चोर अब सबका कपड़ा इकट्ठा कर लेगा, तब इस तरह धीरे धीरे भागने लगेगा। बासु कुछ दूर भाग कर गया, फिर वापस आ गया। स्त्रियां उसे नौटंकी समझकर खूब हंसने लगी। तभी बासु बोला, माताओं, वो चोर आप लोगों से एक थैला भी ले लेगा ताकि वो इन कपड़ों को रखकर अपने साथ ले जा सके। बासु ने स्त्रियों के सामने ही कपड़े थैले में रख लिए, फिर बोला, चोर अब इस तरह थैला लेकर भागेगा। वो कुछ दूर गया। स्त्रियां हंस रही थी कि गजब का जोकर है। बासु फिर लौट आया और बोला, अभी देखो ध्यान से चोर कपड़ा कैसे लेकर भागेगा। औरतें बोल रही थी कि खूब नौटंकी कर रहा है, हंसा रहा है, गजब का आदमी है ये। मगर बासु इस बार लौटा नहीं, वो आंखों से ओझल हो गया। स्त्रियां सोच रही थी कि वापस आएगा, लेकिन जब ज्यादा समय हो गया और बासु लौटकर नहीं आया, तब एक स्त्री बोली, धोखेबाज का नाती मस्खरा नहीं चोर था, हमारी आंखों में धूल झोंक दी। दूसरी बोली, अरे हम लुट गई बहन। तीसरी बोली, नायकों ने हमारी साड़ियां ले ली, इसके घर में राक्षस लगे। छठी बोली, अरे बहन साड़ियां ले गए, अब कल हम नई चोली कैसे खरीदेंगे, हमारी तो ले गई। सातवीं ने कहा, ठीक है, अभी हम कल ही कपड़े खरीद लेते हैं, हमारा पति अब हमें क्या बोलेगा। इस तरह सभी औरतें उस पर अपना गुस्सा निकालती रहीं, लेकिन वो तो कपड़े लेकर भाग गया था। वो कपड़ों से भरा झोला घर जाकर पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि बहुत सारी पुरानी साड़ियां लेकर आया है तो काफी नाराज हुई। वो बासु से बोली, तुम अब कह सकते हो कि चोर नहीं हो, तुम किसी दिन अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। बासु ने कहा, नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं, बस थोड़ी हाथ की सफाई दिखा देता हूं, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कर देता हूं। स्त्री तुनक कर बोली, तुम्हारे जो मन में आए करो, मगर मैं तुम्हारे बुरे कामों में साथ नहीं दूंगी। तुम अब कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। अगर किसी दिन पकड़े गए तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। लोग चोर और बदमाशों की बहुत पिटाई करते हैं,
तुम्हारी भलाई इसी में है कि कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढ लो और चैन की जिंदगी जियो। नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी। बासु ने अपनी पत्नी की सारी बातें मान ली। बोला, अरे भाग्यवान, तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कल शहर चला जाता हूं। दोनों ने रात में भोजन किया। सुबह में बासु उठा और शहर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसके मन में विचार आया कि मुझसे कोई काम धंधा नहीं होगा। पत्नी क्या जानती है ठगी कैसे की जाती है। भला ठगी करना किसी काम से छोटा थोड़ी है। मैं अपनी ठगी नहीं छोड़ सकता। अरे, उसके साथ रहने के लिए मैंने उसके मुंह पर उसकी बात कर ली, वरना ठगी करना मेरा खानदानी काम है। भला मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। वो अब शहर में किसी बड़ी ठगी के लिए निकल गया। 2 दिन चलता रहा। वो अब शहर के पास पहुंचने वाला था। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। दोनों साथ चलने लगे। वो आपस में बातें करते जा रहे थे। भाई, कहां से आ रहे हो? बासु ने कहा, भाई, इसी बगल के गांव में मेरा घर है। मैं भैंसों का व्यापारी हूं। बासु सोच रहा था कि इस आदमी को किसी तरह ठग लूं, मगर वो भी एक ठग था, तो वो भी सोच रहा था कि इस आदमी के पास कुछ है तो उसे ठग लेता हूं। दोनों अपने मन में एक दूसरे को ठगने पर विचार कर रहे थे, मगर दोनों ठग थे और दोनों के पास कुछ भी नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो बातों बातों में एक दूसरे को समझ गए कि हम दोनों ठग हैं। एक ने कहा, भाई, जब तुम्हारी मारी जाति एक है तो क्यों ना एक साथ मिलकर किसी बड़े माल पर हाथ साफ किया जाए। दूसरे ठग ने सोचा कि हफ्ते भर से प्रयास कर रहा हूं, कोई भी मालदार आदमी नहीं मिला जिसे लूट सकूं, तो मिलकर ही ठगी करने में ही भलाई है। वो साथ ठगी करने को तैयार हो गया। दोनों शिकार की खोज में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग औरत दिखी जो झोले में कुछ सामान लेकर जा रही थी, लेकिन झोला उससे उठा नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे चल रही थी। दोनों ठग आपस में बात किए कि इस बुढ़िया के झोले में लगता है बहुत माल है, चलो इसी पर अपने काम की शुरुआत करते हैं। दोनों बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया से बोले, काकी प्रणाम। बुढ़िया बोली, बेटा कौन हो? मैं पहचान नहीं पाई। बासु ठग बोला, अरे काकी, मैं कलावती का पति हूं, तुम्हारी भतीजी कलावती। काकी, तुम तो हमें भूल ही गई हो। बुढ़िया बोली, अरे बेटा, उम्र अब दूसरी हो गई है, आंखों से कम दिखता है। बेटा कैसे हो? सब ठीक है ना? और मेरी कलावती बिटिया कैसी है? ठग बोला, काकी सब ठीक है, तुम अपना बताओ, इतना भारी झोला लेकर कहां चल दी हो? बुढ़िया बोली, बेटा शहर में मकान था, उसी को बेचकर अब गांव में अपना अंतिम समय गुजारने जा रही हूं। अगर तुम गांव की तरफ जा रहे हो तो मेरा झोला भी लेते चलो। ठगों को तो बिना लूटे ही झोला मिल गया था। वो खुश होकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन बुढ़िया कोई आम स्त्री नहीं थी। वो अपने समय की सबसे बड़ी ठग थी। उसे पता था कि ये दोनों ठग हैं, इसलिए अपना झोला उन्हें देकर आगे चलने को कह दिया और असली माल अपनी पोटली में बांध कर रखी थी। इधर दोनों ठग झोला लेकर भागे जा रहे थे। शाम तक दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल गए। तभी दूसरा ठग बोला, सुनो, अब हम झोला खोलकर अपने अपने हिस्से का बंटवारा कर लेते हैं। बासु ने कहा, बिल्कुल भाई, अभी बांट लेते हैं। बासु ने झोला खोला और उसमें देखा तो हक्का बक्का रह गया। झोले में पत्थर ही पत्थर भरे थे। दूसरे ठग ने देखा तो वो भी हैरान रह गया। भाई, लगता है वो बुढ़िया हमसे भी बड़ी ठग थी। दोनों अपना मुंह लटकाकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में एक सुंदर स्त्री दिखी जो अकेली चली जा रही थी। वो एक लकड़हारे की स्त्री थी। पति पत्नी लकड़ी काटकर बेचने का काम करते थे। पत्नी कई दिनों से मायके जाना चाहती थी, लेकिन लकड़हारा उसको साथ लेकर ससुराल नहीं जाना चाहता था। तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। स्त्री पति से लड़ झगड़ कर मायके के लिए चल दी। उसे पति ने मना भी किया था कि देखो, दिन का तीसरा पहर हो रहा है और तुम्हारा मायका दूर है, जाने में रात हो जाएगी।
कल सुबह चली जाना। मगर पत्नी तो गुस्से में थी। पति की बात अनसुनी करके घर से निकल पड़ी। रास्ते में उस पर ठगों की नजर पड़ी तो ललचाई नजरों से देखने लगे। बासु ने कहा, मित्र, बहुत सुंदर शिकार सामने से चला जा रहा है। दूसरा बोला, मगर स्त्री के पास ठगने लायक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, शायद घर से झगड़ा करके निकली है। बासु ने कहा, भाई, स्त्री और हाथी दोनों का शरीर ही कई लाखों का होता है। हम स्त्री को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और यदि हमारे साथ चलने को तैयार हो जाती है तो इसके 5 से 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इसे शहर ले जाकर आसानी से बेच सकते हैं। दूसरा ठग बोला, भाई, बहुत चतुर आदमी हो तुम तो, बड़े चालाक आदमी निकले। मान गए गुरु, तुम तो पत्थर से भी तेल निकाल सकते हो। दोनों जल्दी से स्त्री के पास गए और बोले, बहन जी, अकेली अकेली कहां जा रही हो? स्त्री गुस्से में थी तो बोली, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम लोग अपने रास्ते जाओ। बासु ने कहा, हम अपने रास्ते ही जा रहे हैं और तुम भी अपने रास्ते ही जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि साथ साथ चलते हुए भी चुप होकर चला जाए। बात करते चलने से रास्ता जल्दी कट जाता है। वैसे तुम बहुत गुस्से में हो, लगता है पति से लड़ झगड़ कर आई हो। होता है, अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी रूठकर घर से निकल जाए और पति उसे अकेले जाने दे। उसे साथ साथ आना चाहिए था। हमारी पत्नी ऐसे रूठकर निकल जाती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ और पत्नी को एक तरफ रख दिया जाए और दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं तो अपनी पत्नी को ही चुनूंगा। मुझे तो पत्नी से प्यारी कुछ भी नहीं, लेकिन क्या करूं? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। यह सुनकर दूसरा ठग हंसने लगा तो स्त्री भी हंस पड़ी और बोली, भाई, गजब दिलचस्प आदमी हो। तुम्हारे साथ चलने से रास्ता आसानी से कट जाएगा। तुम कोई ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाओ कि हमारा रास्ता कट जाए। बासु ने कहा, बहन, तुम्हें जाना कहां है? स्त्री बोली, जाना तो रामपुर है, लेकिन आज वहां जाने में काफी रात हो जाएगी, इसलिए मैं आगे संतपुर में अपनी बुआ के घर रुकूंगी। बासु ने कहा, जाना तो हमें भी वही है, अपने लिए विवाह के लायक पत्नी देखने, लेकिन हम भी रामपुर नहीं पहुंच सकते। रुकना हमें भी संतपुर में ही पड़ेगा, लेकिन हमारी पहचान का वहां कोई नहीं है। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझे बहन कहे हो तो अब तुम दोनों मेरे भाई हो। तुम्हें भी अपनी बुआ के घर रहने की व्यवस्था करा दूंगी। निश्चिंत होकर चलो और कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे हमारा रास्ता आसानी से कट जाए। बासु सुनाने लगा कि 2 बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों को एक भालू ने बहुत परेशान कर रखा था। वो पुरुषों पर कम, स्त्रियों पर ज्यादा ध्यान देता था। वो कई स्त्रियों के साथ गलत हरकत भी कर चुका था, इसलिए गांव की स्त्रियां बहुत डरी रहती थी। भालू की आहट पाते ही अपने घरों में छुप जाती थी। स्त्री नहीं मिलने पर भालू बहुत उत्पात मचाता था। तभी एक दिन उस गांव में 2 बड़ी बातें करने वाले पहुंचे। उन दोनों के चेहरे कुछ डरावने थे। गांव वालों ने समझ लिया कि ये शिकारी हैं, तो उनसे पूछ लिया कि भाई, शिकारी लगते हो? तो दोनों बोले, हाँ, हम शिकारी ही हैं। गांव वाले खुश हुए कि चलो, हमें इस भालू से छुटकारा मिला। आज ये शिकारी उसे पकड़ कर ले जाएंगे या मार डालेंगे। गांव वालों ने शिकारियों की खूब खातिरदारी की, खूब पकवान खिलाए, अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाई। गांव के स्त्री पुरुष निडर होकर घर से बाहर निकल गए थे कि आज से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शिकारी हमारे साथ है। सभी इकट्ठा होकर शिकारियों के शिकार के किस्से सुनने लगे। दोनों में से एक बोला, यार, मैं एक बार बाघ का शिकार करने जंगल में गया। हर बार की तरह मैंने कोई हथियार अपने पास नहीं रखा था। मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था। जंगल में भी ढंग से चला जा रहा था कि 2 बाघों ने मुझ पर हमला कर दिया, तो मैं जरा भी नहीं डरा। बाघ को उठाकर ऐसा पटका कि उसका दम निकल गया। दूसरा बाघ डर के मारे मर गया। दूसरा बोला,
तुम्हें 2 बाघ मारने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, जबकि मैं तो एक बार 3 बाघों को बहुत छका कर मारा। एक को तो छोड़ भी देता, मगर उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत कर दी थी तो उसे अपनी आंखों की चमक से मार डाला। गांव वाले हैरान थे कि गजब के शिकारी है, भालू को तो नचान चाकर मार डालेंगे। संयोग से गांव में भालू आ गया तो सबसे पहले दोनों बड़ी बातें करने वाले भाग गए। पुरुषों और स्त्रियों में भागकर छुपने की भगदड़ मच गई। भालू एक सुंदर स्त्री के पीछे लग गया। स्त्री भागकर अपने घर में चली गई और रसोई घर में छुपने की कोशिश करने लगी। भालू रसोई घर में स्त्री को पकड़ने के लिए घुस गया। स्त्री ने अपने बचाव के लिए चूल्हे से जलती लकड़ी उठा ली। भालू की तो हालत खराब हो गई, उल्टे पांव भागा। स्त्री ने उसे खदेड़ दिया। जब लोगों ने अपने घरों से देखा कि स्त्री एक जलती लकड़ी के बल पर भालू को भगा रही है, तो पूरे गांव के लोगों ने लकड़ी में आग जलाकर भालू के पीछे लगा दी। भालू फिर कभी वापस नहीं आया। दोनों बड़ी बातें करने वाले भी भाग गए। दूसरा ठग बोला, भाई बासु, तुमने बहुत फीकी कहानी सुनाई जिसमें कोई स्वाद नहीं था। सुनते सुनते मेरा तो सिर चकराने लगा। अब मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो रोज यजमान के यहां जाता और जो कुछ मिलता तो उसे लेकर घर आ जाता। एक दिन यजमान से उसे कुछ चने मिले तो वो उसे लेकर लौट रहा था। पीछे से एक औरत चली आ रही थी, जिसे पंडित पहले से जानता था कि वो किसी से कुछ मांगने से पीछे नहीं हटती थी। पंडित भी अकेले ही रहता था, लेकिन लोक लाज के डर से उससे दूर ही रहता था, और वो थी कि पंडित का पीछा किया करती थी। जब पंडित ने देखा कि वो तेज कदमों से मेरे पास आ रही है, तो वो भागकर खेत में बैठ गया। वो औरत भी कम नहीं थी। वो पास ही खड़ी होकर ब्राह्मण के आने का इंतजार करने लगी। ब्राह्मण को लगा कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। आज मेरी मुट्ठी भर चने मुझसे लेकर रहेगी। तो ब्राह्मण वहां बैठे बैठे चने खाने लगा। वो औरत ये देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ब्राह्मण को जान में जान आई, लेकिन एक मुसीबत भी खड़ी हो गई कि उसने मुझे वहां चने खाते देख लिया है। अगर किसी से कह देती है तो समाज में मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। यजमान मुझे मूर्ख पंडित समझकर छोड़ देंगे। ये डर पंडित को बना रहा। एक दिन सौभाग्य से पंडित को एक बड़े यजमान के घर कथा सुनाने का मौका मिला। ब्राह्मण ने कथा सुनाई तो यजमान ने उन्हें चांदी के 5 सिक्के दिए और रात में अपने घर ठहरने की विनती की। बताया कि आज रात नाच गाने का कार्यक्रम है। गांव के लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम देखेंगे। ब्राह्मण वहीं रुक गया। रात को जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो नर्तकी नाचने गाने लगी। उसने बहुत से गाने गाए, मगर किसी ने कुछ भी इनाम नहीं दिया। तो वो कुछ अलग गाने की सोची। वो गाने लगी कि कह दूंगी बाबा जी उस दिन की बतिया। ब्राह्मण ने सोचा कि ये औरत तो भरी सभा में उस दिन वाली बात बताकर बदनाम कर देगी, इसको कुछ इनाम दे देते हैं। तो ब्राह्मण ने चांदी का एक सिक्का इनाम में दे दिया। इनाम पाकर वो फिर उसी वाक्य को दोहराने लगी। ब्राह्मण को लगा कि एक सिक्के से उसका पेट नहीं भरा। उसने एक एक करके सारे सिक्के दे दिए। जब ब्राह्मण के पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपना गमछा भी दे दिया। यजमान ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि इस पंडित का इस नर्तकी के साथ जरूर कुछ चक्कर है। यजमान ने पंडित को घर से निकाल दिया। दूसरा ठग बोला, भाई कैसी लगी कहानी? बासु और वो स्त्री दोनों खूब हंसे। स्त्री बोली, भाई तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। आज की रात तुम दोनों मेरे साथ बुआ के घर चलो। बासु ने कहा, बहन हमारी मजबूरी तो देखो, हम ठग हैं। फिर भी आज हमारे पास कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी तक नहीं है। रास्ते में बुढ़िया ने हमें ठग लिया, पत्थर से भरा झोला थमा दिया। स्त्री बोली, भाई तुम चिंता मत करो, मेरी बुआ बहुत दयालु है, वे तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगी। बासु ने कहा, बहन बात भोजन की नहीं है, बात तो सम्मान की है। हम किसी के घर मुफ्त का भोजन कैसे कर सकते हैं? हम पुरुष हैं,
हमें मेहनत करके खाना चाहिए। दूसरा ठग बोला, भाई तुम तो एकदम संत बन गए हो। अभी कुछ देर पहले तो स्त्री को बेचने की बात कर रहे थे। बासु ने उसे आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया। बासु ने स्त्री से कहा, बहन तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी शादी किससे हुई है? स्त्री ने अपने पति के बारे में बताया कि वो एक सीधा साधा लकड़हारा है। बासु ने कहा, बहन इतने सीधे आदमी के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा? तुम जैसी सुंदर स्त्री को तो राजमहल में होना चाहिए था। स्त्री बोली, भाई सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, मन का सुख सबसे बड़ा होता है। मेरा पति भले ही गरीब है, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता है। बासु बोला, बहन प्यार से पेट नहीं भरता, धन होना बहुत जरूरी है। स्त्री ने कहा, भाई धन तो आज है कल नहीं, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। बासु मन ही मन सोच रहा था कि ये स्त्री तो बहुत ज्ञान की बातें कर रही है, इसे कोठे पर बेचना ही सही रहेगा। बासु ने कहा, बहन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां तुम्हें सोने चांदी के गहनों से लाद दिया जाएगा। स्त्री समझ गई कि इसके मन में खोट है। उसने कहा, भाई मुझे गहनों का कोई लालच नहीं है, मुझे अपनी बुआ के घर जाना है। बासु बोला, बहन हम भी तो वही जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। बासु और दूसरा ठग स्त्री को अपनी बातों में उलझाकर आगे बढ़ते रहे। बासु ने सोचा कि आज की रात बुआ के घर रुकेंगे और कल सुबह इस स्त्री को लेकर शहर निकल जाएंगे। रास्ते में बासु ने एक और कहानी सुनाई। बोला कि एक बार एक ठग ने एक राजा को ही ठग लिया। राजा को शिकार का बहुत शौक था। ठग ने एक नकली हिरण बनाया जो देखने में एकदम असली लगता था। राजा ने उसे देखा तो उसके पीछे घोड़े दौड़ा दिए। ठग राजा को दूर घने जंगल में ले गया। वहां राजा के सैनिक पीछे छूट गए। ठग ने राजा को पेड़ से बांध दिया और उसके सारे कपड़े और जेवर लेकर भाग गया। दूसरा ठग बोला, भाई ये तो बहुत पुरानी कहानी है, कुछ नया सुनाओ। बासु ने कहा, भाई नया तो यही है कि आज हम खुद ठगे गए हैं। स्त्री को उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। उसने सोचा कि ये दोनों ठग तो हैं, लेकिन बातें बहुत अच्छी करते हैं। उसने कहा, भाइयों आप ठगी छोड़ क्यों नहीं देते? बासु ने कहा, बहन ये हमारा काम है, हमें इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। स्त्री बोली, भाई मेहनत का काम करो, उसमें जो सुख है वो ठगी में नहीं है। बासु हंसकर बोला, बहन मेहनत में पसीना निकलता है और ठगी में दिमाग चलता है, हमें दिमाग चलाना ज्यादा पसंद है। चलते चलते सूरज ढलने लगा। बासु ने देखा कि पास ही एक नदी बह रही है। उसने कहा, चलो थोड़ी देर नदी के किनारे आराम करते हैं। नदी के किनारे बैठकर बासु ने अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ सूखा खाना था। उसने स्त्री को भी दिया। स्त्री ने कहा, भाई तुम ठग होकर भी इतने दयालु हो। बासु बोला, बहन हम इंसान पहले हैं, ठग बाद में, और फिर तुम हमारी बहन हो। बासु की बातों से स्त्री का डर कम हो गया। वो सोचने लगी कि शायद ये लोग उतने बुरे भी नहीं हैं, लेकिन बासु का दिमाग तो कुछ और ही चल रहा था। उसने दूसरे ठग को इशारा किया कि आज रात मौका अच्छा है। दूसरा ठग भी समझ गया। बासु ने स्त्री से कहा, बहन तुम्हारे पास क्या कोई गहना है? स्त्री ने अपनी कान की बाली दिखाई। बासु ने कहा, बस इतना ही? तुम्हारे पति ने तुम्हें और कुछ नहीं दिया? स्त्री बोली, भाई हमारे पास इतना ही है। बासु ने कहा, कोई बात नहीं, कल जब तुम हमारे साथ शहर चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे गहने दिलाऊंगा। स्त्री मुस्कुराई और बोली, भाई आप कितने अच्छे हो। बासु मन ही मन हंस रहा था कि कितनी भोली है ये। शाम होने को आई थी। तीनों संतपुर उस स्त्री की बुआ के घर पहुंच चुके थे। उसके फूफा भी लकड़ी के बड़े व्यापारी थे। वो शहर में एक सेठ के पास लकड़ी थोक में बेचा करते थे। सेठ को 2 बंधुआ मजदूरों की जरूरत थी। उसने ऐसे मजदूर देने वाले को शहर में एक मकान देने का वादा किया था, तो दोनों स्त्री के साथ
उसकी बुआ के घर ठहर गए। स्त्री दोनों का सच जानना चाहती थी कि ये दोनों आखिर है कौन, और एक विवाहित स्त्री से भी शादी क्यों करना चाहते हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां इतनी बड़ी है कि उनकी शादी ही नहीं हो पा रही। उसने चुपके से उनके कमरे के पास कान लगाकर सुनने लगी कि दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं। उसने सुना कि बासु कह रहा है, यार काम बन गया, इस स्त्री के तो 10,000 से कम सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। हमारी पहचान की एक कोठे वाली है, नई स्त्रियों के बहुत पैसे दे देती है। दूसरा ठग बोला, चुप रहो तो, कहीं भी शुरू हो जाता है तू। तुझे नहीं पता, दीवार के भी कान होते हैं, किसी को खबर हो गई तो हाथ आई चिड़िया उड़ जाएगी। स्त्री ये सब कान लगाकर सुन रही थी। उसने सारा मामला समझ लिया। वो अपने फूफा के पास गई और बोली, ये दोनों शातिर ठग हैं। आप इन दोनों को उस सेठ को बेच दें जिसे 2 बंधुआ मजदूरों की जरूरत है। फूफा बोले, मगर बेटी ये जाएंगे कैसे? स्त्री बोली, फूफा आप जानते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो बर्बाद हो चुके इंसान की बर्बादी का कारण भी स्त्री ही होती है। इन दोनों की बर्बादी का कारण मैं बनूंगी। ये दोनों मुझ पर मोहित हो चुके हैं, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद करते हैं, बल्कि मुझे कोठे पर बेचना चाहते हैं। वो मुझे पाने के लिए पाताल में भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझसे ही उन्हें हजारों स्वर्ण मुद्राओं की उम्मीद बंधी है। आप मेरा सहारा लेकर इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, उस सेठ के गोदाम में भी, जहां ये जिंदगी भर शुद्ध हवा, पानी और रोशनी को तरस जाएंगे, और बाहर पता नहीं कितने लोग, कितनी स्त्रियां लूटने से बच जाएंगी। इन्हें बेचना भी एक पुण्य का काम होगा। आगे आप खुद समझदार है कि किस तरह इन्हें बेचना है। फूफा बोले, समझ गया बिटिया, तुम अब घर के अंदर अपनी बुआ के पास ही छुप कर रहो। तब तक घर से बाहर मत निकलना जब तक कि इन्हें यहां से लेकर ना चला जाऊं। सुबह में जब दोनों जागे तो बोले, फूफा जी अपनी भतीजी को भेजिए, हमें जल्दी से शहर जाना है। फूफा बोले, अरे तुम दोनों गजब के आदमी हो, मुर्दे की तरह सोते हो। वो जगा जगा कर थक गई। जब नहीं जागे तो थक हार कर शहर चली गई। उसने शहर में एक सेठ को 100 स्वर्ण मुद्राओं की लकड़ी बेची है, उससे वसूली करने चली गई है। तुम्हें भी वही बुलाया है, बोल गई है कि जगते हैं तो दोनों को अपने साथ लेकर शहर आना। तुम अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूं, या खुद ही चले जाओ। बासु ने कहा, फूफा जी शहर में पता नहीं कितने सेठ हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किस सेठ के पास तगादा करने गई है? आप भी साथ चलो। फूफा तो चाहता ही था कि दोनों मेरे साथ चलें। वो दोनों को साथ लेकर अपने सेठ के गोदाम में गया और सेठ के कान में बोला, सेठ जी देर मत करो, दोनों को गोदाम के अंदर कर लो, आपके लिए 2 बंधुआ मजदूर लेकर आया हूं। फूफा ने दोनों से कहा, भतीजी इसी गोदाम के अंदर गई है, दोनों चलो उससे मिल लो। दोनों के गोदाम में जाते ही सेठ ने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए। उसके अंदर 10-12 बंधुआ मजदूर काम कर रहे थे। पहरेदारी में 2 पहलवान लगे थे। बासु ने पहलवानों से पूछा, एक स्त्री अंदर आई थी? तो पहलवान बोले, यहां कोई स्त्री नहीं आती, सिर्फ स्त्री के पति आते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। चलो कुल्हाड़ी उठाओ और लकड़ियां काटो। स्त्री को रात को सोते समय सपनों में याद कर लेना। दोनों ठगों को समझते देर नहीं लगी कि स्त्री को बेचते बेचते खुद बिक चुके हैं। अब इस जिंदगी में रिहाई नहीं होने वाली। ठगी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। फूफा को शहर में मकान मिल गया था। स्त्री अपने पति के पास वापस लौट चुकी थी। उसका पति ही दुनिया का सबसे अच्छा पति था, जो रूखा सूखा ही सही मेहनत करके कमाता था और अपनी पत्नी को खिलाता था। धीरे धीरे समय बीता। जब 5 महीने बाद भी बासु घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी बहुत बेचैन हो गई। वो समझ गई कि बासु कहीं मुसीबत में फंस गया है। वो उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी कि शायद अब मेरा पति कभी वापस नहीं आएगा। बासु की पत्नी दिन रात परेशान रहने लगी। अंत में हार मानकर वो खुद उसकी खोज में निकल पड़ी। वो शहर की तरफ चल दी। 2 जंगल पार करने के बाद वो पूरी तरह थक गई थी। उससे अब एक कदम भी चला नहीं जा रहा था।
तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने मन में सोचा कि अभी आगे एक और जंगल पार करना है और रात भी हो गई है, क्यों न इस झोपड़ी वाले से मदद मांगी जाए। उसने झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई। झोपड़ी में से वही लकड़हारे की पत्नी बाहर आई। बासु की पत्नी बोली, बहन, क्या मुझे आज रात यहां रहने के लिए थोड़ा सहारा मिल जाएगा? लकड़हारिन बोली, बिल्कुल बहन, तुम यहां रह सकती हो। वैसे भी आगे बहुत घना जंगल है। अगर तुम उसे पार करने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी मृत्यु पक्की है, क्योंकि जंगल में खूंखार जानवर रात में बाहर निकल आते हैं। बासु की पत्नी उसकी झोपड़ी में ठहर गई। लकड़हारा और उसकी पत्नी दिन भर लकड़ी काटते और रात में उसी झोपड़ी में अपना समय बिताते थे। लकड़हारे ने उससे पूछा, वैसे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? बासु की पत्नी रोने लगी और उसने अपना सारा दुख सुना दिया। लकड़हारिन बोली, बहन, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। तुम्हारा पति मेरी वजह से ही एक जगह पर बंद है। लकड़हारिन ने सारा किस्सा सुना दिया और बोली, मैं उसे कल आजाद करवा दूंगी। तुम यहीं से अपने घर लौट जाओ। लेकिन याद रखना, ये उसकी आखिरी गलती है। अब उसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए जब वो घर वापस आए तो उससे कोई काम धंधा कराना और उसे घर से बाहर मत भेजना। बासु की पत्नी वहां से चली गई। धीरे धीरे शाम हुई और फिर रात का समय आया। अगले दिन सूरज की किरणों के साथ नए दिन की शुरुआत हुई। बासु की पत्नी घर पहुंचकर बाहर ही बैठी थी। तभी उसका पति बासु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। उसकी पत्नी ने तुरंत उसे उठाया और समझाया, आप क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हैं? ऐसे तो भगवान मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। बासु ने कहा, तुम साधारण औरत नहीं बल्कि देवी हो। आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा वापस आया हूं। नहीं तो मैंने जो काम किया था उसकी सजा मौत से भी बुरी मिलती। अब बासु और उसकी पत्नी मिलकर खेती करने लगे। इसके बाद बासु कभी भी गलत काम के लिए घर से बाहर नहीं गया। इस तरह एक समझदार पत्नी ने अपने पति को ठगी के गलत रास्ते से वापस ले आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है और एक समझदार जीवन साथी हमें बुराई से बचा सकता है। अपनी मेहनत से कमाया गया रूखा सूखा भोजन भी अनमोल है, जबकि बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता।